हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। फ़िलहाल जैसा कि मैंने डीसी मशीन में काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जो पूरे डीसी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एग्ज़ाम्स में ज़्यादा फ़िलहाल रेलेवेंट होता है, और ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग जितना पढ़ लें उतना ही कम है। सो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सफिशिएंट है, और ख़ासकर जेईई एग्ज़ाम तक। तो हम लोग फ़िलहाल स्टार्ट करने वाले हैं TG2 से लगा करके जेईई तक हम लोग जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक्स हैं, जो आर्मेचर रिएक्शन आज का जो हमारा टॉपिक है, ये फ़िलहाल बहुत ही अपने आप में कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। कभी भी इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताया जाता जितना हम कोशिश करेंगे बताने की। और ये फ़िलहाल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत सारे ग्राफ वगैरह और पूरा हमें जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीट वगैरह अच्छे से डिस्कस करके पूरा इसका वी वेव वगैरह बना के ट्रायंगुलर वेव और रेक्टेंगुलर वेव बना करके अच्छे से समझना होता है। सो फिलहाल हम उसमें नहीं इंटर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। हम सिर्फ इतनी बातें यहाँ से डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो और हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहूँगा डी एक्सिस अबाउट द क्यू एक्सिस, ठीक है। क्यू एक्सिस और डी एक्सिस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डी एक्सिस, व्हाट इज़ क्यू एक्सिस, क्या इनका मतलब रोल होता है मशीन में, कैसे इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ इनको प्लेस करते हैं। पहली बात तो ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग आर्मेचर रिएक्शन की बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि रिएक्शन मतलब आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे होते हो, सपोज़ कि अगर आपको फीवर हुआ है, आप फीवर की मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए ताकि फीवर ठीक हो जाए, लेकिन उसके रिएक्शन ना हो, या रिएक्शन कभी कभी हो जाता है, ऐसी चीज़ें आप देखते हो। तो आर्मेचर तो हम मशीन में यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, लेकिन उसका कुछ रिएक्शन हो रहा है मशीन में। अब किस टाइप का रिएक्शन है, इट्स में भी पॉजिटिव रिएक्शन, निगेटिव रिएक्शन। तो फिलहाल यहाँ पे जो रिएक्शन की बात है, नाम से ही स्पष्ट है, रिएक्शन को पॉजिटिव लेने का कोई मतलब ही नहीं है, इट्स ऑलवेज विद अ निगेटिव। मतलब ये निगेटिव टाइप का फिलहाल इफेक्ट होता है जिसको हम लोग रिएक्शन का नाम देते हैं। तो आर्मेचर तो हमने अपने काम के लिए यूज़ कर रखा है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेडिसिन की तरह इसका भी रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, कैसे उसको हम लोग जो है दूर करेंगे मशीन से, ये सारी बातें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो पहले अभी हम लोग देख लेते हैं अबाउट द डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे हमारे पास मैंने एक मशीन का फिलहाल जनरल ऐसे डायग्राम ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस इज योर आर्मेचर। अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज द डी एक्सिस, व्हाट इज द क्यू एक्सिस, तो डी एक्सिस ध्यान रखिएगा, जो पोल टू पोल कोइंसाइड करता है, जो पोल टू पोल डायरेक्टली कोइंसाइड जो एक्सिस कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सिस। क्या बोलते हैं? डी एक्सिस। हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल दें तो ज़्यादा सही होगा, क्यू एक्सिस एंड डी एक्सिस। तो हमारे पास क्यू एक्सिस क्या हो गया भाई, जो हमारे पास मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिस एक्सिस से डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज द डी एक्सिस, ठीक है ना। अब क्यू एक्सिस का मतलब है क्वाड्रेचर एक्सिस, इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सिस। क्यू एक्सिस का मतलब है क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब इससे जस्ट परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा दैट इज योर क्यू एक्सिस, दैट इज योर क्यू एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस मिलेगा ये हमारा क्या है, क्यू एक्सिस है। अब देखिएगा, एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसमें हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास डी एक्सिस है, इसको हम लोग डॉटेड ले लें ज़्यादा सही रहेगा। इसमें हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हम मान लेते हैं कुछ कंडक्टर इसमें हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग पोल हैं, तो प्रत्येक पोल के अंदर जो हमारे पास अलग अलग कंडक्टर्स होंगे। मतलब मान लीजिए ये एक नॉर्थ पोल है, इसके अंदर कितने कंडक्टर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंडक्टर हो गए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉर्थ पोल के अंदर मशीन का कुछ अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो साउथ पोल के अंदर दूसरा डायरेक्शन होगा। मतलब जितने भी कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंदर आएंगे उनमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, जो साउथ पोल के अंदर आएंगे उनमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अलग होगी। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जिसके लिए अभी हम आगे चर्चा करते हैं। ये सारी बातें पहले मैं आपका बेस क्लियर कर दूं इसमें, इससे रिलेटेड थोड़ा सा।
तो आपके लिए आर्मेचर रिएक्शन एकदम बिल्कुल देखिएगा सिंपल हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले इतनी बात आप समझ लीजिए, आपने डी एक्सिस और क्यू एक्सिस समझ लिया, क्यू एक्सिस ये है, डी एक्सिस ये है, ये 2 पोल मशीन के केस में है। अगर मैं पूछूं आपसे 4 पोल, ध्यान दीजिएगा, क्यू एक्सिस मीन्स क्वाड्रेचर एक्सिस विच ऑलवेज द एट 90 डिग्री टू द डी एक्सिस, 90 डिग्री इन विच एंगल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पे होता है क्यू एक्सिस। अगर मैं यही एक 4 पोल मशीन की बात करूं, मैं आपसे एक 4 पोल मशीन की बात करूं, ये रहा हमारे पास 4 पोल मशीन, ये हमारे पास क्या है, एक 4 पोल मशीन है। 4 पोल मशीन में अल्टरनेट नॉर्थ साउथ, आपको मैंने पढ़ा रखा है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। 2 पोल मशीन में आपको पता है, फॉर 2 पोल मशीन थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा मैकेनिकल फॉर 2 पोल मशीन। 2 पोल मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा मैकेनिकल, बट 4 पोल मशीन में थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 थीटा मैकेनिकल, 2 थीटा मैकेनिकल फॉर 4 पोल मशीन, ठीक है ना। अब देखिए हमने बताया कि जो पोल से पोल कोइंसाइड करता है वो हमारा डी एक्सिस होता है, तो दिस इज द डी एक्सिस, इसको हम D1 एक्सिस, और यहाँ पे एक होगा D2 एक्सिस, यहाँ पे 2 एक्सिस होंगे, डी एक्सिस 2 डी एक्सिस होंगे, क्योंकि 4 पोल मशीन है तो 2 डी एक्सिस होंगे, D1 एक्सिस एंड D2 एक्सिस। अब क्वाड्रेचर एक्सिस में हमारा Q एक्सिस कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा D एक्सिस से 90 डिग्री परपेंड 90 डिग्री पे होगा, तो D एक्सिस ये है D1, तो आप देखिए 90 डिग्री कहाँ होगा हमारा। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये मैकेनिकली कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, जो डायरेक्ट आप देख पाते हैं एंगल दैट इज मैकेनिकल एंगल, और उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ में एंगल आता है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में अगर आप देखेंगे एक पोल से दूसरे पोल के अंदर आप पहुँचेंगे जब, तो मैकेनिकली तो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कितना जाएगा, 180 जाएगा, इलेक्ट्रिकली कितना जाएगा 180। इसका मतलब अगर आप 45 चलते हैं, 45 चलते हैं मैकेनिकली, ये आपका 45 हो गया, अगर आप मैकेनिकली 45 चलते हैं तो इलेक्ट्रिकली कितना आएगा, 90 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 पोल मशीन है ना, मैकेनिकल एंगल 45 होगा तो इलेक्ट्रिकल एंगल 90 होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया Q1 एक्सिस। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा Q2 एक्सिस। तो आपको D एक्सिस और Q एक्सिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मैं 2 पोल मशीन को ही लेकर के चलूंगा, यहाँ सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ूंगा, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो D एक्सिस और Q एक्सिस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए यहाँ हम D एक्सिस और Q एक्सिस के बारे में बात करेंगे। जो Q एक्सिस होता है, Q एक्सिस, किसी को हम लोग बोलते हैं MNA, क्या बोलते हैं, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी GNA, यहाँ पे हमारा GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यही GNA होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नो लोड कंडीशन में मशीन जब नो लोड कंडीशन में होता है तो उस टाइम MNA जो होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, वो भी यहीं पे कोइंसाइड होता है, मतलब Q एक्सिस या GNA इसी को कहेंगे, यहीं पर होता है, और MNA भी यहीं पर होता है, और MNA पर ब्रश हमारा लगा होता है, इसलिए हम इसको ब्रश एक्सिस या इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन एक्सिस। क्यों, सबके बारे में बताएंगे। कम्यूटेशन एक्सिस क्योंकि जब हमारा कॉयल जब ऐसे रोटेट कर रहा होता है एज ए मोटर या जनरेटर, तो जैसे ही ये कॉयल, ये कंडक्टर Q एक्सिस को क्रॉस करता है, उसमें करंट का रिवर्सल हो जाता है, और करंट का रिवर्सल इनसाइड द कॉयल ही हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। तो चूंकि जिस एक्सिस को क्रॉस करने पर कॉयल के अंदर करंट का रिवर्सल हो रहा है, उसी एक्सिस को हम नाम दे रहे हैं कम्यूटेशन एक्सिस। क्या नाम दे रहे हैं, कम्यूटेशन एक्सिस। तो आपने MNA ब्रश एक्सिस, चूंकि ब्रश भी हमारा यहीं फिट होता है, तो इसी को हम लोग ब्रश एक्सिस बोल रहे हैं। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि चूंकि ये 2 पोल के बीच में है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे इंटरपोल एक्सिस। क्या, इंटरपोल एक्सिस, इंटरपोल एक्सिस।
तो क्यू एक्सिस के कितने नाम हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब जो हम इंटरपोल लगाएंगे अभी मशीन में ना वो यही लगेगा। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, या जो आप देखते हैं कम्यूटेशन में वोल्टेज, फिलहाल रिएक्टेंस वोल्टेज को रिमूव करने के लिए जो आप इंटरपोल लगाते हैं, वो इंटरपोल जो आपका होता है वो इंटरपोल इन्हीं दोनों पोल्स के बीच में लगता है। कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या उसका इफेक्ट, कैसे वो मिनिमाइज करता है आर्मेचर रिएक्शंस को, तो वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। बट अभी आपको याद रखना है कि क्यू एक्सिस को इतने नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारी बात आपको क्लियर है। डी एक्सिस, क्यू एक्सिस बहुत ईजिली आपने देख लिया। जीएनए मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होता है, डी एक्सिस से 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इसी को कहते हैं, इसका क्या रीज़न है ये मैं पहले आपको बताऊंगा। ब्रश एक्सिस क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ब्रश यहाँ प्लेस्ड होता है। कम्यूटेशन एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कॉइल इस एक्सिस को, क्यू एक्सिस को क्रॉस करता है तभी उसके अंदर करंट का क्या होता है, रिवर्सल होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन एक्सिस बोलते हैं। अब बात पड़ी इंटरपोल एक्सिस। इंटरपोल चूंकि हमारा जो इंटरपोल होता है, टू पोल्स के बीच में जो एक तीसरा पतला सा पोल लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है अभी वो आगे मैं उस पर चर्चा करूंगा। दैट इज इंटरपोल, इसी वजह से चूंकि इंटरपोल यही लगा होता है इस वजह से हम इसको इंटरपोलर एक्सिस भी बोलते हैं। बचा एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है कि वह पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या है, न्यूट्रल है, जीरो है, जहाँ पे मैग्नेटिज्म की वजह से कंडक्टर में प्रोड्यूस ईएमएफ क्या है, जीरो है। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अगर हम इस एक्सिस की बात करें तो जब भी आर्मेचर हमारा परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इस टाइम आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है। आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जीरो होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इस प्लेस पर मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है। आप देखो नॉर्थ से साउथ ऐसे फ्लक्स निकल के जा रहा है, तो इसके बीच में इसका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस तरीके से हर एक बॉडी का होता है वैसे इसका एक सेंटर होगा ना। अगर नॉर्थ यहाँ से साउथ पे ऐसे जा रहा है तो इसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे, जैसे क्या होता है इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स, तो हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फ्लक्सेस की वैल्यू जीरो होंगी। जहाँ पे फ्लक्सेस की वैल्यू जीरो होंगी वहाँ पे कंडक्टर जब जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, ठीक है ना। तो वो यही क्यू एक्सिस है। क्यू एक्सिस पे कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। अब यही चीज़ तो देख करके हम यहाँ पे ब्रश को लगाते हैं। यही कारण होता है कि क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे जहाँ पर भी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा हम ब्रश को वहीं फिट करेंगे। इसका कारण क्या है, जब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हम जाते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कॉइल में वो जीरो होता है। अब जीरो होने से फ़ायदा क्या है, आपको पता है जब कम्यूटेशन प्रोसेस होता है, क्या कम्यूटेशन प्रोसेस होता है, तो उस टाइम आप जानते हैं कि कॉइल शॉर्ट सर्किट होता है। कॉइल का क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो कॉइल शॉर्ट सर्किट कहाँ होता है, क्यू एक्सिस पे होता है। अब जब क्यू एक्सिस पे कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा तो जब भी कोई सर्किट शॉर्ट हो रही होती है, वट एवर द सर्किट, कॉइल है या कोई भी सर्किट शॉर्ट होती है, तो उसमें बहुत हैवी करंट फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। और वो हैवी करंट तभी फ्लो हो सकती है जब उसके पास एक ऐसा सोर्स हो जो करंट उतना प्रोवाइड कर सके। मतलब अगर मशीन के उस कॉइल में उतना वोल्टेज है तो उसमें इतनी ज़्यादा करंट फ्लो कराएगा कि कॉइल बर्न आउट होने के भी चांसेस होंगे, ठीक है ना। इस वजह से ब्रश का इस तरीके से सेटिंग किया जाता है और इस तरीके से उसको फिट किया जाता है कि जब वो ऐसे एक्सिस पे पहुँचे जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो तभी कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हो ब्रश द्वारा। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है और ब्रश यहाँ पहुँच के कॉइल को शॉर्ट किया, मतलब उसमें अंदर करंट रिवर्स होने की कंडीशन में है, कॉइल शॉर्ट हो चुका है। तो जब कॉइल शॉर्ट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से मशीन में स्पार्किंग कम होगी और बाइंडिंग के बर्नआउट होने के चांसेस कम रहेंगे। रिंग ऑफ फायर जो आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ऐसा फिलहाल आपको जनरली कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ना ही आपको ऐसा डायरेक्टली एक किसी बुक में लिखा हुआ ये सारी बातें मिल पाएंगी आपको। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। ब्रश एक्सिस, कम्यूटेशन एक्सिस, इन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अगर आप समझ गए क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जीरो है और शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान करंट जो है हमारा
कॉइल में उस टाइम 0 ईएमएफ की वजह से कम फ्लो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतने नाम हैं इसके, इस एक्सिस के, हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर ली। अब फिलहाल हम लोग बात करेंगे इसमें क्यू एक्सिस डी एक्सिस हो गया। अब हम लोग इस पे चलेंगे आर्मेचर रिएक्शन पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आर्मेचर रिएक्शन पे चलूँगा और आर्मेचर रिएक्शन में मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। देखिए, चूँकि हम जनरेटर और मोटर दोनों का एक ही में देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन, तो अगर हम जनरेटर की बात करें तो मान लीजिए जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा जी, और अगर मोटर है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा एम। तो हम उसके लिए एक ही डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रॉस क्रॉस ले लें, यहाँ हमारा डॉट डॉट। आपको पता है एक पोल के अंदर क्रॉस होगा तो दूसरे पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर्स होंगे उसमें डॉट होगा, मतलब कभी भी दोनों पोल में करंट की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो क्या हमने जो रोटेशन माना है वो इसके हिसाब से सही है। आप जनरेटर के लिए लेफ्ट राइट हैंड लगाइए और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड लगाइए, आप देखिए उसमें सेटिस्फाई करेगा। आपको मैंने बताया था फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है ना, फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन चूंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पेरिफेरल वेलोसिटी ये होगी जनरेटर के केस में, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ करंट अंदर जा रही है, मतलब यहाँ क्रॉस, तो ऑब्वियस सी बात है इधर डॉट। इतनी बात क्लियर है। मोटर के केस में देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, फ्लक्स की डायरेक्शन और इधर की तरफ घूम रही है, मतलब पेरिफेरल वेलोसिटी नीचे होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इधर होगा, और इधर तो करंट अंदर जाएगी, मतलब यहाँ पे क्रॉस। मतलब मोटर और जनरेटर दोनों के केस में करंट डायरेक्शन सेम रिप्रेजेंट किया गया है। बस एक चीज़ हम यहाँ चेंज करेंगे, जब जनरेटर की वर्किंग, जब जनरेटर के लिए देखेंगे तो हम इधर की तरफ रोटेशन करेंगे, जब मोटर के लिए देखेंगे तो इधर की तरफ रोटेशन करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट आर्मेचर रिएक्शन पे। होता क्या है आर्मेचर रिएक्शन, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट जानेंगे आर्मेचर रिएक्शन का, उसके बाद फिर हम लोग जो है फिलहाल इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे। डी एक्सिस क्यू एक्सिस का कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो गया आपका, तो हम इसको मिटाते हैं। अब मैं आपसे बोलूँगा कि आर्मेचर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द आर्मेचर रिएक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आर्मेचर रिएक्शन जब तक मशीन लोड पर नहीं होगा, जब तक आर्मेचर करंट फ्लो नहीं होगा मशीन में, तब तक आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही मशीन में हमारा क्या होगा, आर्मेचर करंट फ्लो होगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है मैं आपको बताऊं, एकदम स्टेप में चल रहा हूँ। स्टेप में कैसे, देखिए हमारे पास क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल है, एक मेन फील्ड है जिसकी वजह से मेन फील्ड फ्लक्स है। अब मेन फील्ड फ्लक्स है तो उस मेन फील्ड फ्लक्स के कारण हमारा जो है फिलहाल इसमें ईएमएफ आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ रहा है मशीन में। अब जब ईएमएफ आ रहा है मान लीजिए जनरेटर के केस में, तो वो जो ईएमएफ है उस ईएमएफ के कारण आर्मेचर में करंट आएगी, और करंट तभी आएगी जब मशीन लोडेड स्टेट में होगा, जब मशीन पे लोड होगा। तो मशीन पे जब लोड होगा तो उसमें जो करंट आएगी उस करंट के कारण आर्मेचर में भी फ्लक्स आएगा। अब जब करंट के कारण आर्मेचर में फ्लक्स आएगा तो वो आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो मेन फील्ड फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा या मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है ना। एकदम क्लियर रखिएगा दिमाग में अपने ये बात कि लोडेड कंडीशन में आर्मेचर करंट जब आर्मेचर में फ्लो हो रही होती है तो उस समय आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है। आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है, और जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे क्या, आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए ये जो डिस्टरबेंस होता है वो कितने तरीके का होता है, आपको जनरली बुकों में हर जगह पढ़ाया जाता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग भी होता है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग की तुलना में डीमैग्नेटाइजिंग हाईली डोमिनेट कर जाता है, इसलिए हम लोग मैग्नेटाइजिंग को नहीं लेते। इसमें मैग्नेटाइजिंग फिनोमिना भी आता है, कैसे अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट क्या है, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग। तो अभी मैं इस पे बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरीके से ये, चूंकि अगर कहीं पे डॉट है, ये देखिए डॉट है,
ये कहीं पे क्रॉस है, तो मैंने आपको बताया था कि इसके चारों तरफ फ्लक्स कैसा होगा, करंट अंदर जा रहा है तो फ्लक्स इसके चारों तरफ, इधर करंट बाहर आ रहा है, डॉट है सरफेस से बाहर आ रही है, तो इसके चारों तरफ फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, ऐसा बात समझ पा रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जब यहाँ पे देखिए क्रॉस है, क्रॉस का मतलब करंट ये करंट कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, ये होगा, और भी इसमें अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये क्रॉस है तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, सॉरी फ्लक्स की डायरेक्शन, ये डॉट है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है ना, अब देखिए एक फ्लक्स आपका मेन फ्लक्स ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, जो आर्मेचर का फ्लक्स आया वो सीधे उसको क्रॉस कर रहा है, वो सीधे मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। दैट्स वाई इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मेन फ्लक्स को डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है आर्मेचर फ्लक्स, तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स हो गया। अब चूंकि जब ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, तो आप देखो जब ये फ्लक्स इधर से चल रहा है तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन में, और ये फ्लक्स इधर चल रहा है तो ये फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो इस डायरेक्शन में है ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा, और ये जो इस डायरेक्शन में है ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा। तो ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और ये डीमैग्नेटाइजिंग, जो फ्लक्स के अपोजिट है वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जो फ्लक्स के डायरेक्शन में है वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आपने देख लिया, जो उससे सीधे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देगा। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पहले मैं आपको डीमैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग के बारे में और मैग्नेटाइजिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इसमें डोमिनेटिंग जो आपका होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो आर्मेचर फ्लक्स आया वो मेन फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो आर्मेचर फ्लक्स आया वो मेन फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मेन फील्ड में ऑलरेडी फ्लक्स डेवलप किया गया है। मान लीजिए हमने 10 वेबर फ्लक्स डेवलप कर रखा है मेन फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड में, इससे ऊपर हम इस पर डेवलप नहीं कर सकते, सेचुरेट कर जाएगा मशीन। तो होगा क्या, मान लीजिए 12 तक उसकी कैपेसिटी है। अब यहाँ 5 वेबर का फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग है और 5 वेबर का फ्लक्स डीमैग्नेटाइजिंग है। तो 5 वेबर का फ्लक्स अगर मैग्नेटाइजिंग है तो 10 से 12 तक चला जाएगा फ्लक्स, लेकिन इससे ऊपर तो जा नहीं पाएगा, इससे ऊपर जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेचुरेट हो गया, उसका एक लेवल होता है। लेकिन जब डीमैग्नेटाइजिंग होगा तो मान लीजिए अब 12 वेबर तक पहुंच गया है मैग्नेटाइज होकर के, डीमैग्नेटाइजिंग जब 5 वेबर से होगा तो डीमैग्नेटाइजिंग का थोड़ी ना कोई सेचुरेशन लेवल है, ये तो इसको जीरो भी कर सकता है। तो इसको अगर आप जीरो करेंगे तो ये 7 वेबर तक आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटाइजिंग में, मैग्नेटाइजिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से अगर है इसमें मशीन में, तो पूरा फ्लक्स उसको जो है गेन नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि हर एक मैग्नेटिक फील्ड की अपनी जो है एक सेचुरेशन अपना लेवल होता है, उस लेवल पे जाके वो सेचुरेट कर जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन आप जितना चाहें उतना नहीं हो सकता, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके सेचुरेट हो गया। लेकिन अगर डीमैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं डीमैग्नेटाइजेशन आपका एक निश्चित लेवल से बिलो जा सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया डीमैग्नेटाइजेशन हमारा सिस्टम में। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है कंपेयर टू मैग्नेटाइजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता इसमें मैग्नेटाइजिंग फिनोमिना नहीं होता, होता है बट डोमिनेटिंग कौन होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की। तो जो 90 डिग्री पे है, जो 90 डिग्री पे फ्लक्स है आर्मेचर फ्लक्स, उसको हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। जो 90 डिग्री पे है फ्लक्स उसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इस बात को समझिएगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। समझना कैसे है, हमारे पास क्या है, ये हमारा है मेन फील्ड फ्लक्स फाई एम, जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो डायरेक्ट इससे परपेंडिकुलर है फाई ए। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज फाई आर।
ये रिजल्टेंट फ्लक्स है। मतलब मेन फ्लक्स जो हमारा नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा था वो क्रॉस हो गया, मतलब वो डायरेक्टली ना जा करके अब क्या होगा, क्रॉस दिखाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा नेचर शो करेगा। ठीक है ना। तो मैं इसको फिलहाल इसको यहाँ पे बना के एक फिगर और मैं आपको बनाता हूँ, यहाँ पे समझिएगा। ये हमारे पास मेन फील्ड, ये हमारे पास रिजल्टेंट, ये आर्मेचर। अब एक चीज़ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग चेंज हो सकता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या हो सकता है, ये एंगल चेंज हो सकता है अगर मैग्नेटिक, अगर हमारे पास आर्मेचर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी, आर्मेचर करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे बोला है आर्मेचर करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा, और जब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा तो ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उतना ज़्यादा होगा। आप देखो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का जो वैल्यू होगा ये इतना ज़्यादा होगा, ये एंगल बढ़ गया, पहले एंगल इतना था, अब एंगल इतना हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि आर्मेचर करंट कितना है, क्योंकि हम आर्मेचर करंट को तो कम कर नहीं सकते भाई, हमारा जो यूजफुल करंट होगा मशीन में उतना तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम किसी तरीके से आर्मेचर रिएक्शन को कम करें, किसी तरीके से आर्मेचर रिएक्शन को कम करें। अब आप देखिए, जब ये मेन फ्लक्स जो नॉर्थ से साउथ ऐसे डायरेक्टली आ रहा था, डी एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, अब वो ऐसा ना आकर के क्रॉस होकर के आएगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब एक पोल पर क्या हो जाएगा, एक पोल पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे पोल टिप पर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो चलिए हम इसके लिए एक दूसरा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं फिलहाल कैसा होगा इसका इफेक्ट। हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, डी एक्सिस, क्यू एक्सिस है, सॉरी ये डी एक्सिस। अब यहाँ पे जो फ्लक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ से निकलेंगे चूँकि क्रॉस हो जाएंगे, ध्यान से बात को समझिएगा, कुछ इस तरीके से। ये फ्लक्स लाइन जो सीधे जाना चाहिए था वो इस तरीके से जाने लगा, क्रॉस हो गया, किसकी वजह से, जो आर्मेचर फ्लक्स आया मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब किया, सीधे 90 डिग्री पे क्रॉस किया। तो अब यहाँ पे ये इसका लीडिंग पोल टिप और ये लैगिंग पोल टिप है आपका। जनरेटर के केस में ये लीडिंग पोल टिप, ये लैगिंग पोल टिप। अगर मोटर के केस में चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जनरेटर का ये है, तो लीडिंग लैगिंग लीडिंग लैगिंग। अगर आप मोटर के केस में चलेंगे, डायरेक्शन ये है हमारा, ये लीडिंग मोटर में और ये लैगिंग, ये लीडिंग और ये लैगिंग। मतलब जनरेटर में देखेंगे तो नॉर्थ पोल पर, जनरेटर में अगर आप देखेंगे, पहली बात हम यहाँ से शुरू करें इसके डायरेक्शन में, जनरेटर में आप देखेंगे तो साउथ पोल का लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स की डेंसिटी बिल्कुल जीरो है, कम है आप कह सकते हैं, और लैगिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। आप नेक्स्ट आएंगे नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल पर लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स की डेंसिटी कम है और लैगिंग पोल टिप पर ज़्यादा है। मतलब जनरेटिंग के केस में नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और लैगिंग पोल टिप पर ज़्यादा होगा। अगर आप यही मोटर के केस में देखेंगे तो डायरेक्शन ये है, मोटर के केस में लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये लीडिंग ये लैगिंग, ये लीडिंग ये लैगिंग। मतलब लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, लैगिंग में कम। मतलब मोटर के केस में, मोटर में लीडिंग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, लैगिंग में मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरेटर के केस में देखेंगे, जनरेटर के केस में यहाँ पे देख लेते हैं, जनरेटर के केस में देखेंगे तो लीडिंग से मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी, लैगिंग से देखेंगे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी।
ठीक है ना। अब जब ये ऐसा हो जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा तो जो एमएनए था हमारा, एमएनए क्या हो जाएगा, अपने प्लेस से जहाँ जीएनए पे वो कोइंसाइड था, अब वहाँ से शिफ्ट होगा। अब किधर शिफ्ट होगा ये देखने की बात है। आप कभी भी, आपने कभी देखा होगा, फिलहाल जनरली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे बॉडी का जो सेंटर होता है, जो हमारे न्यूक्लियस नाभिक में जो हमारे यहाँ होता है, हमारी बॉडी का सेंटर, हम जब बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं तो वो बिल्कुल सीधा पैरों के बीच में होता है। लेकिन जब भी हम कभी इधर उधर झुकते हैं तो ये अपने आप को चेंज करता है, मतलब इसका न्यूट्रल पॉइंट जो है वो चेंज होता है। तो सिमिलरली जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट था, सीधा था, तब इसका जो फिलहाल एमएनए था, न्यूट्रल एक्सिस था, वो कहीं और था। लेकिन अब ये तो इसकी जो है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म ना होकर के कुछ इस तरीके से हो गया। अब जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। और वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, एमएनए जो शिफ्ट होगा, एमएनए जो शिफ्ट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द एमएनए, दिस इज द एमएनए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएनए आर्मेचर रिएक्शन की वजह से शिफ्ट हो जाता है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है। तो आप कहेंगे एमएनए शिफ्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। जनरेटर का रोटेशन यही तो था, ये जनरेटर का रोटेशन था, ये मोटर का रोटेशन था। तो आप देखिए एमएनए जो शिफ्ट हुआ है वो जनरेटर के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर बात करें मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट शिफ्ट हुआ है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसको भी आप फिलहाल नोट करेंगे, साइड में कहीं नोट कर लेंगे। एमएनए की शिफ्टिंग क्या है, एमएनए शिफ्टिंग, एमएनए शिफ्टिंग, एमएनए शिफ्टिंग क्या होगा, एमएनए शिफ्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एमएनए की शिफ्टिंग, एमएनए की शिफ्टिंग आपने देखा तो आप लिखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ, इन द डायरेक्शन, आप सीधे लिखिए जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में, डायरेक्शन में सीधे। आप अपने समझने के लिए हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, मोटर की रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जब ये ऐसा हो जाता है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्पार्किंग क्यों होती है। क्या स्पार्किंग क्यों होती है, क्योंकि हमारा कम्यूटेशन एक्सिस क्या है, ब्रश हमारा यहाँ पे है, तो ब्रश जब इस एक्सिस को क्रॉस करेगा तभी उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होगा, तभी कॉइल में शॉर्ट सर्किटिंग होगा, तभी वहाँ पे फिलहाल कम्यूटेशन प्रोसेस होगा। लेकिन एमएनए तो अब हमारा शिफ्ट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट कहीं और चला गया। मतलब जब हमारा कॉइल यहाँ पे पहुँचेगा, जो कॉइल यहाँ पे पहुँचेगा, अब उसमें इंड्यूस डीएमएफ जीरो होगा ही नहीं। वो कहाँ होगा, वो इस पॉइंट पर होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तो यहाँ आ गया। तो अगर यहाँ पे अब कोई भी कहीं पर भी इस पॉइंट में अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट में अगर यहाँ पे इंड्यूस डीएमएफ जीरो होगा नहीं, और अगर कार्बन ब्रश यहाँ है, ब्रश एक्सिस यहाँ है, और शॉर्ट सर्किटिंग की बात यहाँ करेंगे, तो जैसे ही यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा, तो जब यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो चूंकि यहाँ पे इंड्यूस डीएमएफ कॉइल में जीरो है नहीं। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आ गया, यहाँ न्यूट्रल है ही नहीं, फ्लक्स जीरो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ इंड्यूस डीएमएफ आएगा, और कुछ ना कुछ इंड्यूस डीएमएफ आएगा तो ब्रश पे क्या होगी, इंड्यूस डीएमएफ आएगा, तो फिर करंट फ्लो होगा कॉइल में शॉर्ट सर्किट के दौरान, और जब करंट फ्लो होगा तो ब्रश पर क्या होगा, स्पार्किंग होगा। ब्रश पर क्या होगा, स्पार्किंग हो। तो ये फिनोमिना आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एमएनए शिफ्ट हो गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक जो न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। फाइनली स्पार्किंग क्यों आ रहा है, ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हमें एक ब्रश को शिफ्ट करना होता है, जब हम देखेंगे इंप्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन, जब हमें स्पार्किंग हटाना होगा, तो वहाँ पे हम आप देखेंगे एक मेथड है फिलहाल, ब्रश शिफ्ट मेथड। तो ब्रश शिफ्ट मेथड हम किधर शिफ्ट करेंगे ब्रश को, भाई ब्रश को हम किधर शिफ्ट करेंगे। आपको पता है आर्मेचर रिएक्शन जब मतलब
इन्वॉल्व होता है मशीन में, जब आर्मेचर रिएक्शन आता है मशीन में, तो उस टाइम पे हमारी कोशिश क्या होती है कि ब्रश हमेशा एमएनए के साथ ही साथ हो। तो हम लोग क्या कर देंगे, ब्रश को शिफ्ट कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, ठीक है ना। वही सेम कहानी, तो ब्रश को शिफ्ट अगर करना है तो किधर करेंगे, जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में और मोटर के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ब्रश किधर शिफ्ट करेंगे। ब्रश को हमेशा आप किसके साथ रखेंगे, एमएनए के साथ रखेंगे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के साथ रखेंगे, ताकि कम्यूटेशन जब हो तो जो क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो एमएनए के टाइम पे जब रिवर्सल हो रहा हो करंट, जब क्वाइल शॉर्ट सर्किट हो रहा हो तो उस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ एनी हाउ क्वाइल में जीरो होना चाहिए। अगर क्वाइल में वो जीरो नहीं होगा तो बहुत समस्या आएगी, समस्या स्पार्किंग जैसी समस्या होगी जिसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सिनारियो था हमारा जो है फिलहाल आर्मेचर रिएक्शन का और एमएनए शिफ्टिंग का, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें हम लोग जो है इसमें जो है इसका डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट देखेंगे। चलिए फिलहाल डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पलीट्यूड कंप्लीट हमने आर्मेचर रिएक्शन का पूरा डिटेल फिलहाल देख लिया। अभी हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डीमैग्नेटाइजिंग, और चूँकि हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम सीधे आपको फॉर्मूला बताएंगे। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको पूरा आर्मेचर रिएक्शन अच्छे से समझा दिया, मैंने आपको बता भी दिया कि कितना ब्रश कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब जो ब्रश शिफ्ट हो रहा है, ब्रश जो शिफ्ट हो रहा था वो कितना डिग्री शिफ्ट हो रहा था उसको हमने यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए बीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट हो रहा था, बीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो बीटा इधर और बीटा इधर हमने दोनों को फिलहाल देख लिया। 2 बीटा हो जाएगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये देखना है कि कितना एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग के लिए काम कर रहा है और कितना एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए काम कर रहा है। कहने का मतलब ये जो एम्पियर टर्न अभी आपको दिख रहा है, इसके कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब 3 कंडक्टर जो दिख रहे हैं, इसके कारण जो फ्लक्स आएगा ये टोटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। लेकिन ये जो कंडक्टर्स हैं ये किसको, डीमैग्नेटाइजिंग को शो कर रहा है। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, तो ये कितने कंडक्टर हैं, इनकी वैल्यू क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे कि एम्पियर टर्न्स, मतलब एम्पियर टर्न कुछ और नहीं एमएमएफ है। एमएमएफ किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स में करंट जो फ्लो हो रहा है, मतलब जो एमएमएफ डेवलप हो रहा है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जैसा इफेक्ट दे रहा है, और कितना एमएमएफ जो मशीन में डेवलप हो रहा है वो डीमैग्नेटाइजेशन जैसा इफेक्ट दे रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल एम्पियर टर्न्स क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि मशीन में टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर में जो कंडक्टर होगा वो जेड होगा। पर पोल अगर देखा जाए, चूंकि पर पोल ही निकाला जाएगा, पर पोल देखें तो पर पोल आपका क्या हो जाएगा, पर पोल तो हमें पोल से डिवाइड कर देना है, पोल मशीन में जितने भी पोल है, मतलब अगर हमारे पास जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है मशीन में, टोटल आर्मेचर कंडक्टर, तो पर पोल कितना होगा डिवाइडेड बाई पोल। अगर 2 पोल है, 4 पोल है, जितने भी पोल हो उससे हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है यहाँ पे कि आर्मेचर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आर्मेचर में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो आर्मेचर में करंट जितनी फ्लो हो रही है फाइनली वो चीज़ हम देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टर्न इनटू करंट, आपको मिल जाएगा टोटल एम्पियर टर्न्स पर पोल। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्पियर, आर्मेचर एम्पियर टर्न्स पर पोल इन डिग्री। अगर डिग्री कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिग्री के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आपको पता है पोल पिच एंड पोल आर्क। पोल पिच और पोल आर्क मैंने बताया था, तो उसमें पोल पिच जो होता है वो हमारे पास, पोल पिच क्या होता है, पोल पिच हमारे पास होता है एंगुलर स्पैन बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंट पोल्स के बीच का, वही हमारा पोल पिच होता है, विच इज़ ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो हम लोग इसको अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री में निकालना है हमें आर्मेचर एम्पियर टर्न्स को, तो 180 से डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन को। अब देखिए डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल अगर हमें निकालना है, तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल निकालना तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसी में सिर्फ और सिर्फ 2 बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल है, तो चूंकि 2 बीटा एंगल डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को शो कर रहा है, ये जो 2 बीटा एंगल के बीच में यहाँ पे जितने कंडक्टर आ रहे हैं वो डीमैग्नेटाइजिंग को शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सीधे 2 बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न।
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हमें निकालना है, तो टोटल में से डीमैग्नेटाइजिंग माइनस कर दो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न आ जाएगा। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल हमने टोटल एम्पियर टर्न पर पोल में से डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल माइनस कर दिया, तो आपको देखने को मिला क्या, ये देखने को मिला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई सी इज इक्वल टू जो हमारे पास कॉइल की करंट होती है आर्मेचर करंट अपान पैरेलल पाथ, अगर हम डिवाइड कर दें तो वो मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे ब्रश शिफ्ट जीरो हो, ब्रश की जो शिफ्टिंग है वो जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ब्रश की शिफ्टिंग जीरो, मतलब बीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल आपका जीरो हो जाए। तो जब ब्रश शिफ्ट नहीं होगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि टोटल और टोटल इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो जाएगा। भाई ब्रश अपनी ही जगह पे है, ये वाले कंडक्टर अगर आएंगे नहीं तो इसलिए ये करंट ऐसा कुछ हमें दिखेगा नहीं, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कोई नहीं शो करेगा। और जब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा तो पूरे मशीन में सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ओनली वन इफेक्ट दिखेगा, वो है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्रश शिफ्ट नहीं होगा, इस पे आ जाएगा तो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लक्स तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये वाला फ्लक्स तो रहेगा ना, और ये वाला फ्लक्स रहेगा, तो ये किसको शो कर रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। तो डीमैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट्स प्लस उसके जो है फिलहाल एम्पियर टर्न्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब आर्मेचर रिएक्शन की इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। ये कंप्लीट हमारा जो सिनारियो रहा ये आर्मेचर रिएक्शन को लेकर के हमारा था। आर्मेचर रिएक्शन हमने पूरी तरह देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मिनिमाइज आर्मेचर रिएक्शन, मिनिमाइजेशन हम लोग आर्मेचर रिएक्शन का देखेंगे। उसके लिए हम इसमें दो मेथड पढ़ेंगे, आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल। बाकी आगे बहुत सारे तरीके हैं जो हम कम्यूटेशन इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन को अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कम्यूटेशन इम्प्रूव हो जाएगा, तो हम उसको भी देखेंगे, कम्यूटेशन भी देखेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसमें डिटेल पूरा आर्मेचर रिएक्शन पढ़ लिया। मैंने फिर भी बहुत कम टाइम लिया आपको यूट्यूब पे, इस चैनल पे फ़िलहाल इस लेक्चर के माध्यम से, ओनली वन लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको जो है कंप्लीट आर्मेचर रिएक्शन समझाया, जबकि इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको बता दिया। बहुत फास्ट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है फ़िलहाल शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको लगभग सारे टॉपिक से अवेयर करा दिया कितने फिनोमिनाज होते हैं। बस मैं इसके वी वेव तक आपको नहीं ले गया, जो फिलहाल कैसे ट्रेपोजाइडल बनता है, कैसे रेक्टेंगुलर वेव बनता है, कैसे ट्रेंगुलर वेव आता है, तो ये सारी बातें हमने नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा करेंट सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देख करके तब अच्छे से करना होता, जो हम लोग क्लासरूम में हमेशा अक्सर देखते हैं बहुत डिटेल में। तो फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो है हम लोग अभी इसके इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन खत्म होने के बाद आपका कम्यूटेशन पे बात कर लेंगे। कम्यूटेशन कंप्लीट हुआ तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बचेगा मोटर जनरेटर का। फिर हमारी मशीन जो है स्पीड कंट्रोल वगैरह देख करके मशीन को हम लोग डीसी मशीन को बाइंड अप करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।